Hi everyone, welcome back to our channel Study with Entomologist. So today we will continue the digestive part of the insect. So it is the last video regarding the digestions. So let's start. Digestion in the gut lumen. It is a phrase, enzymes produce reflect the type of the food eaten. It means जो इंसेक्ट जिस टाइप का फूड खाएगा उसमें उस टाइप के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज प्रेजेंट होंगी. जो प्रोटीन पे ज़्यादा फीड करेंगे उनके अंदर प्रोटीन नेचर के एंजाइम्स होंगे. जो शुगर पे ज़्यादा फीड करेगा उसके अंदर लाइपेज और एमाइलेज एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी. लाइकवाइज लिपिड्स की. ठीक है, तो इंसेक्ट्स के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होगा वो सीधे रिफ्लेक्ट करेगा उसकी फूड हैबिट्स को. अब दो इंसेक्ट कई तरीके से फीड कर सकता है. कुछ इंसेक्ट सीड्स पे फीड कर सकते हैं, स्टोर्ड प्रोडक्ट पे फीड कर सकते हैं. तो अगर ऐसा कोई इंसेक्ट है तो उनके अंदर एमाइलेज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगी. या फिर कोई इंसेक्ट फ्लैश पे फीड करते हैं, वूल पे फीड करते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं, तो इनके अंदर जो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं. ठीक है, दो चीज़ें याद रखना. सीड्स एंड स्टोर्ड प्रोडक्ट में एमाइलेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और फ्लैश, वूल और जो ब्लड वाले इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स वाले जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन डाइजेशन की. तो दो टाइप्स की प्रोटीन के एंजाइम्स मिलते हैं. एक होते हैं एंडोपेप्टाइडेज, दूसरे होते हैं एक्सोपेप्टाइडेज. ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज जो क्या करते हैं, जो भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का उसको अंदर की साइड से ब्रेक करते हैं, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं. ठीक है, और इसके उल्टे जो एक्सोपेप्टाइड्स होते हैं वो टर्मिनल की जो चेन है उस टर्मिनल की चेन से अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करते हैं. ठीक है, तो रिमूव टर्मिनल अमाइनो एसिड्स एंड इट अटैक्ट ऑन द पेप्टाइड बॉन्ड विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल. अब जो एंडोपेप्टाइड्स हैं वो तीन टाइप के मिलते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में. फर्स्ट टाइप के होते हैं सेरीन प्रोटीएजेस, दूसरे होते हैं सिस्टीन प्रोटीएजेस, और जो तीसरे होते हैं उनको कहा जाता है स्पार्टिक एसिड प्रोटीएजेस. ठीक है, अब जो सेरीन वाले प्रोटीएजेस हैं इसके अंदर भी दो मिलते हैं. एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिन. ठीक है, ये है सेरीन के टाइप. लाइकवाइज जो सिस्टीन के प्रोटीएजेस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं बी और दूसरे होते हैं एल कैथेप्सिन्स. ठीक है, इन प्रोटीन्स का नाम ही क्या है, कैथेप्सिन प्रोटीन्स है. लाइकवाइज हमारा एस्पार्टिक एसिड्स हैं, इसको अभी ज़्यादा नहीं ढूंढा गया है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द डिप्टेरेंस जो साइक्लोराइफा से बिलोंग करते हैं उनके अंदर एस्पार्टिक एसिड प्रोटीएज की क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होती है वहाँ पे. अब देखेंगे हम जो हमारा सेरीन प्रोटीएज है ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, लार्वल लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, जिनमें भी हाई पीएच होगा उनके अंदर क्या होगा, सेरीन प्रोटीएज प्रेजेंट होगा. याद रखना मिडगट की हाई पीएच की एक्टिविटी रिलेटेड है सेरीन प्रोटीएजेस से, क्योंकि ये ट्रिप्सिन और जो काइमोट्रिप्सिन्स हैं ये सिर्फ हाई अल्कलाइन पीएच में ही काम कर सकते हैं. लाइकवाइज जो सिस्टीन प्रोटीएजेस होंगे वो कहाँ मिलते हैं, कोलियोप्टेरा के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जिनमें कि पीएच 5 to 7 के बीच रहता है. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द सिस्टीन प्रोटीएजेस लेग्यूम सीड में रहते हैं, तो लेग्यूमिनस का भी ये पार्ट है. लाइकवाइज एस्पार्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे लो पीएच होंगे, अराउंड 3 to 4 होगा. ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया, साइक्लोराफिन जो डिप्टेराज होते हैं उनमें इस टाइप का एस्पार्टिक एसिड प्रोटीएजेस मिलते हैं. ये तो थे एंडोपेप्टाइडेज. अब बात आती है एक्सोपेप्टाइडेज की. ठीक है, इन्हीं एक्सोपेप्टाइडेज को मेटलोपेप्टाइडेज भी कहते हैं. इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, मेटलोपेप्टाइडेज भी है. अब ये दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, दूसरे होते हैं अमाइनोपेप्टाइडेज. कभी जब हम लैक्टिन्स को पढ़ते हैं तो जब भी लैक्टिन्स का मोड ऑफ एक्शन आता है कि वो क्या काम करते हैं, तो वहाँ पे यही कहा जाता है कि इंसेक्ट की गट में जो भी कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम्स होते हैं उनके साथ बाइंड करके उनको डिसरप्ट कर देते हैं. तो उनमें जो मेन होते हैं वो होते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जिनको लैक्टिन बाइंड करके उसको आगे काम नहीं करने देता है. ठीक है, तो इसको भी याद रखना. नेट का ये बहुत अच्छा PYQ बनता है लैक्टिन्स की बाइंडिंग. और दूसरे टाइप के होते हैं अमाइनोपेप्टाइडेज. ये तो इनके नाम से ही पता चलता है. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का मतलब जिनके अंदर कार्बोक्साइड बॉन्ड्स पे जो वर्क करते हैं, लाइक COH, कार्बोक्साइलिक एसिड का बॉन्ड है, जो इस साइड पे अटैक करेगा वो सारे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होंगे. जो NH2 ग्रुप पे अटैक करेगा उनको क्या कहा जाता है, अमीनोपेप्टाइडेज कहा जाता है. तो होप ये दोनों टाइप के आपको समझ आ गए होंगे. अब तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन्स के बीच में. बोथ आर सेरीन प्रोटीएजेस, बोथ आर वर्क ऑन द हाई पीएच. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है.
अगर हम इंसेक्ट वर्ड की बात करें तो इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ट्रिप्सिन इन कंपैरिजन टू द काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, क्योंकि जो ट्रिप्सिन होता है वो स्पेसिफिक सीजर है टू क्लीव पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा आर्जिनिन और लाइसिन रेजिड्यू के साथ, वहाँ पे ट्रिप्सिन काम करता है। कहाँ पे? आर्जिनिन और लाइसिन। तो टाल से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, TAL, टायरोसिन ट्रिप्सिन वर्क ऑन द आर्जिनिन एंड द लाइसिन रेजिड्यू, ठीक है। एंडोपेप्टाइडेज है तो अंदर जहाँ भी मॉलिक्यूल में ये रेजिड्यू प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ये अटैक कर देगा, लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए वहाँ पे। दूसरा, जो काइमोट्रिप्सिन्स होते हैं ये लेस स्पेसिफिक हैं टुवर्ड्स दिस बॉन्ड, बट स्टिल COH ग्रुप ऑफ टायरोसिन, फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीनों के जहाँ पे रेजिड्यू मिल जाए और COH ग्रुप मिल जाए वहाँ पे ये काइमोट्रिप्सिन जाके अटैक कर सकता है। तो इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग द प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द इंसेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज वाई दिस मच टाइप ऑफ प्रोटीएज इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट। सिर्फ एक टाइप का प्रोटीएज भी मिल सकता था क्योंकि प्रोटीन का ही डाइजेशन करना है, सेरिन मिल जाते, वरना आर्जिनिन टाइप्स के मिल जाते, है ना। तो इतने सारे क्यों हैं? तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम। हर प्लांट को देखोगे तो एक नए टाइप का प्रोटीएज इनहिबिटर अपने अंदर रखे बैठा होता है ना। तो इतने सारी वैरायटी के अगर प्रोटीएज प्रेजेंट हैं तो उनका काउंटर करने के लिए इंसेक्ट के अंदर भी उतने टाइप के एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये प्रोसेस है पूरे इवोल्यूशंस की, क्योंकि प्लांट के साथ ही इंसेक्ट भी ओरिजिनेट नहीं, प्लांट के साथ ही जो इंसेक्ट हैं वो भी इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो जैसे जैसे प्लांट ने अपनी डिफेंस मैकेनिज्म बनाई वैसे वैसे इंसेक्ट भी उसके काउंटर में अपनी डिफेंस मैकेनिज्म बनाता गया। दैट्स वाई द आंसर इज दिस। नाउ द सेकेंड थिंग, अब वूल्स हैं, हेयर्स हैं या फेदर्स हैं, उनमें भी बहुत प्रोटीन मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, कैरेटिन प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। इस कैरेटिन प्रोटीन में क्या होता है, मल्टीपल डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स होते हैं। तो इंसेक्ट के मिडगट के बस की बात तो नहीं है इसको डाइजेस्ट करना, तो इसके डाइजेशन के लिए फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे इनको डाइजेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल है क्लोथ मोथ, टीनियोला जो स्पीसीज है उसके अंदर, या कारपेट बीटल या फिर बाइटिंग लाइस जो इन चीज़ों पे फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होता है, सिस्टीन डी सल्फा हाइड्रेज एंजाइम होता है। क्या कहा? सिस्टीन डी सल्फा हाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये सिस्टीन से, ये जो डाइसल्फाइड्स के बॉन्ड होंगे ये सिस्टीन की लिंकेज से बने हुए होते हैं। तो इसी सिस्टीन से इनको क्या करना होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिलीज करते हैं जब ये मल्टीपल डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो जैसे ही H2 गैस रिलीज हुई, इसकी वजह से वहाँ पे रिड्यूसिंग कंडीशंस मिल जाएंगी, और रिड्यूसिंग कंडीशंस मिलने से वहाँ पे और ज़्यादा ब्रेकेज हो जाएगी डाइसल्फाइड बॉन्ड की। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सिस्टीन डी सल्फा हाइड्रेज एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है। या तो उनके अपने अंदर ये प्रेजेंट होंगे, वरना कुछ फ्लैजिलेट्स होते हैं जो इस कैरेटीन के डाइजेशन को फेवरेबल बनाते हैं। तो इतना याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, एक तो एंजाइम का क्वेश्चन आता है, कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। दूसरा आता है कि कौन सी गैस रिलीज होती है। तो याद रखना जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। यही गैस वहाँ पे रिड्यूसिंग कंडीशंस प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और कैरेटिन का डाइजेशन हो जाता है इंसेक्ट के अंदर। तो यहाँ तक बात की हमने प्रोटीन डाइजेशन की। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत बल्की मॉलिक्यूल है, बहुत बड़े पॉलीमर के रूप में दिखता है ना, जब भी फीड करेंगे वो, तो इनको ब्रेक डाउन किया जाता है मोनोसेकेराइड्स में, और इन्हीं मोनोसेकेराइड्स की फॉर्म्स में इनको बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, अब ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो जब इंसेक्ट को नहीं चाहिए होगा तो इनको एज अ पॉलीसेकेराइड स्टोर कर दिया जाता है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर या फिर प्लांट की बॉडी के अंदर। तो स्टार्च को देखें तो बेसिकली प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म की बात करें तो वो एनिमल्स में स्टोर रहता है, ठीक है। ये जो आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर ये पॉलीसेकेराइड्स, इनको डाइजेस्ट किया जाता है α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। इसका मतलब है जब भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो एंजाइम है वो काम करता है सुक्रेज, इस कैटेगरी का है, प्रेजेंट होता है एफिड में क्योंकि एफिड बहुत ज़्यादा सुक्रोज पे फीड करता है। दूसरे टाइप के होते हैं बीटा ग्लूकोसाइडेज। ये ग्लूकोसाइडेज किस पे काम, कहाँ, पाम विविल में सबसे ज़्यादा मिलते हैं ये, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनकी, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, गामा ग्लूकोसाइडेज। तो अलग अलग इंसेक्ट्स में भी इन ग्लूकोसाइडेज की भी वैरायटी होती है, ठीक है।
अब ये वेरी करते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स वेरी करते हैं, है ना, इसलिए इनकी भी वेरिएशंस है। सेल्यूलोज विद β14 पॉलीमर, तो सेल्यूलोज में क्या होता है, β14 की लिंकेज होती है। तो अब ये जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है ये 20 to 30% तो प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और 50% सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो इतना सारा मटेरियल अगर सेलुलोज का प्रेजेंट है तो इंसेक्ट को सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होगा। तो देखो अब यहाँ पे कंडीशंस आती हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पे, थोड़ा इसको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सेलुलोज है, इंसेक्ट के अंदर कुछ क्या होते हैं, एंडोग्लूकानेजेस होते हैं। मतलब एंडोग्लूकानेजेस उसने अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवा रखे हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट कर सकता है इस सेलुलोज को ब्रेक करके ग्लूकोज मोनोमर्स में, ठीक। अब ये जो एंडोग्लूकानेजेस होते हैं ये अटैक करते हैं ग्लूकोज के रेजिड्यू में। अब सेलुलोज किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का बना हुआ है, भले ही β14 की लिंकेज है लेकिन इसका जो मोनोमर है वो तो है तो ग्लूकोज ही। तो ये काम करते हैं ग्लूकोज के रेजिड्यू को ब्रेक करके इंडिविजुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ होते हैं एंडोग्लूकानेजेस, कुछ होते हैं एक्सोग्लूकानेजेस, ठीक है। तो यही इनका काम क्या है, आउटर और इनर साइड बोथ साइड से इनको कट करना। ये बीटा ग्लूकोसाइडेजेस, एक्सोग्लूकानेजेस का दूसरा एग्जांपल क्या है, बीटा ग्लूकोसाइडेजेस भी है जो इसको हाइड्रोलाइज कर देगा सेल बायोस में और फिर सेल बायोस तो इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। सो पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेलुलोज एक्टिविटी, तो दो तरीके से सेलुलोज, आज तक हमने क्या पढ़ा, सेलुलोज को डाइजेशन के लिए इंसेक्ट के अंदर फ्लैजेलेट्स प्रेजेंट है वरना बैक्टीरिया प्रेजेंट है लाइक क्रिप्टोसेरा कॉकरोच में। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंट्रिंसिक मतलब उनके खुद के अंदर से भी क्या हो सकता है, सेलुलोज की एक्टिविटी आ सकती है। लाइक माइक्रोबियल सिम्बायंट्स लोकेटेड इन द फर्मेंटेशन चैम्बर्स, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है लोअर टर्माइट्स में। तो लोअर टर्माइट्स की हाइंड पॉकेट्स में क्या बन जाएगा, माइक्रोब्स आएंगे, वो वहाँ पे फर्मेंट करवाएंगे और अल्टीमेटली वो सेल बायोस ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, है ना। एंजाइम्स जो ये आते हैं ये इंजेस्टेड विद द फूड, उसी के साथ आके चले जाते हैं। तो जो ये माइक्रोबियल होता है सेलुलोज को फर्मेंट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाएंगे, प्लस CO2 बनाएंगे और प्लस H2 गैस लाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब सेलुलोज का डाइजेशन होता है थ्रू फर्मेंटेशन तो कौन सी गैस वहाँ पे रिलीज की जाती है, तो CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है और बाकी जितना भी बचता है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है हाइंड गट में, इतना हमें पता है। तो ये है लोअर टर्माइट्स में। और जो लोअर टर्माइट्स में जो माइक्रोबायोटा सिम्बायंट्स बनाए गए हैं वो प्रोटिस्ट बनाए हैं, ठीक है, वहाँ पे तो प्रोटिस्ट प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्टा से। तो 25% जो हैं ये प्रोटिस्ट ही हैं जो उसकी हाइंड गट में प्रेजेंट होते हैं और सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। बाकी जो बचा हुआ 75% डाइजेशन होता है वो जो एंडोग्लूकानेजेस होते हैं और जो एक्सोग्लूकानेजेस होते हैं उनसे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बात की अभी तक हमने लोअर टर्माइट्स की। अब बात आती है हायर टर्माइट्स की। तो जो 75% डाइजेशन होता है हायर टर्माइट्स में वो इन्हीं सिम्बायंट्स के थ्रू होता है। लोअर टर्माइट्स में सिर्फ 25%, हायर टर्माइट्स में 75%, वो भी किससे, बैक्टीरिया से। ये डिफरेंस याद रखना कि लोअर टर्माइट्स में प्रोटिस्ट प्रेजेंट होते हैं जबकि हायर टर्माइट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और इनके पास कोई सेलुलरिटिक एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। सो इंट्रिंसिक सेलुलोज एक्टिविटी यूज्ड इन मिडगट, तो यहाँ पे जो मिडगट के अपने सेलुलोज हैं उनका यूज़ किया जाता है, याद रखना। हायर टर्माइट 75% बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है उसमें लेकिन कोई सेलुलोजिक एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, तो उसकी अपनी बॉडी के अंदर जो सेलुलोज एंजाइम प्रेजेंट होंगे सिर्फ वही वहाँ पे डाइजेशन करवाएंगे। जबकि लोअर टर्माइट्स में 25% प्रोटिस्ट प्रेजेंट होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। तो ये रिगार्डिंग द सेलुलोज डाइजेशन, इसको भी याद। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, मैंने कहा कि जो वहाँ पे बैक्टीरिया हैं हायर टर्माइट्स के अंदर उनके अंदर कोई सेलुलरिटिक एक्टिविटीज़ नहीं है, तो जितना भी सेलुलोज का डाइजेशन है अपने गट के एंजाइम से हो रहा है। लेकिन एक एक्सेप्शन है किसका, डेंड्रोक्टोनस फ्रंटालिस का, ठीक है। जो इप्स पाइनी होता है, इप्स है और जो डेंड्रोक्टोनस है पाइन बीटल्स, इनके जो लार्वीज होते हैं इनके लार्वी में एक बैक्टीरिया मिलता है, उसका नाम है नेस्यूटर्मस स्पीसीज है ये, ठीक है। ये बैक्टीरिया की स्पीसीज है जिसके अंदर सेल्यूलोलाइटिक एक्टिविटीज प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब जो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता होगा वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये इसका एक्सेप्शन है, इसको याद रखना।
देन some insect gain access to cellulose digestion by associating cellulolytic fungi which they maintain in their nest. ये तीसरे टाइप का एग्जाम्पल है जहाँ पे सेलुलोज की एक्टिविटीज करवाई जाएंगी. अब यहाँ पे वो हेल्प लेती हैं किसी प्रोटिस्ट की नहीं, किसी बैक्टीरिया की नहीं, बल्कि फंजाई की हेल्प से वहाँ पे क्या किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है. ठीक, अब पढ़ते हैं इसको. कुछ क्या करते हैं अपने साथ, अपनी जो पॉकेट्स होती हैं बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स हैं, उनको माइकेंजिया कहा जाता है. ठीक है, ये पॉकेट्स क्यूटिकल के अंदर बनी होती हैं. उस क्यूटिकल में वो क्या भर लेती हैं, फंजाई को भर लेती हैं. ठीक है, सपोज दैट ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल में ये छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई हैं. इन पॉकेट्स के अंदर वो इन फंजाई को भर लेगा और अपने साथ जहाँ जाएगा वहाँ लेके चला जाएगा. तो ये किस में प्रेजेंट है, मैक्रोटर्मिटिने जो फैमिली है टर्माइट्स की, उनमें ऐसा देखा जाता है. ठीक है, वो कल्चर करते हैं फंजाई का जो जीनस है उसका टर्मिटोमाइसिस. ये सब याद रखना कि सब फैमिली कौन है, मैक्रोटर्मिटिने है, और फंजाई का जो जीनस है वो क्या है, टर्मिटोमाइसिस है. इसको वो अपने फंगल गार्डन में कल्टीवेट करती है. ठीक, ये फंगल गार्डन बना किससे होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्लांट मटेरियल्स होते हैं या फुल्ली डाइजेस्टेड जो प्लांट मटेरियल होता है उनको वहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता है, उनके ऊपर इस फंजाई को फेंक दिया जाता है, टर्मिटोमाइसिस को. ठीक है, फंजाई धीरे 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 सेलुलोटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है और वो जो फूड होता है उसको कंप्लीट डाइजेशन कर देती है. तो इस तरीके से वो अपने फूड का डाइजेशन करवा लेते हैं. तो ये कहाँ पे है, उस पॉकेट का नाम है माइकेंजिया, प्रेजेंट है मैक्रोटर्मिटिने फंजाई टर्माइट्स में. ऐसा ही एक एसोसिएशन एंट्स के साथ भी दिखता है. तो इनमें तो है टर्मिटोमाइसिस फंगस, लेकिन एंट्स के पास क्या होती है, एटोमाइसिस फंगस का जीनस होती है जिसको वो अपने चारों तरफ वहाँ पे कल्टीवेट कर लेती है. ठीक, लाइकवाइज एक एम्ब्रोशिया बीटल है, वो बहुत लंबे लंबे टनल बनाती है और उन टनल के अंदर फंजाई को ग्रो करने देती है ताकि वो जितना भी प्लांट मटीरियल लेके आए इजिली उसको डाइजेस्ट करके दे फंजाई, और फिर वो उस पर फीड करके उसका न्यूट्रिशन ले लेती है. तो ये 3 4 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लोअर टर्माइट्स में कैसा है, हायर में कैसा है, मैक्रोटर्मिटिने में कैसा है, एंड्स के अंदर एटोमाइसिस है, एम्ब्रोशिया बीटल के अंदर भी क्या मिलती हैं, इस टाइप्स की फंजाई के साथ एसोसिएशन मिलता है. अब लास्ट पार्ट है कि लिपिड्स का डाइजेशन कैसे होता है इंसेक्ट के अंदर. तो लिपिड्स के डाइजेशन के लिए मेनली लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं वहाँ पे. लाइपेज का काम क्या है कि ये कार्बोक्सी ईस्टर्स की जो लिंकेज होती है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में एंड द डाइएसाइल ग्लिसरॉल में, जिनको टैग एंड डैग कहा जाता है, या फिर फॉस्फोलिपिड्स में. तो जहाँ पे भी कार्बोक्सी ईस्टर्स की लिंकेज दिखेंगी वो इनको ब्रेक डाउन कर देगा और उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, और जो लिपिड का डाइजेशन चल रहा है वो मोस्टली प्रॉक्सिमल मिडगट में चलता है और वहीं एब्जॉर्ब भी कर लिया है. लाइक प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स, चलो कार्बोहाइड्रेट्स तो थोड़ा बहुत क्या हो जाते हैं, उनके माउथ में ही डिग्रेड कर लिए जाते हैं. ठीक, और बाकी वो मिडगट में डिग्रेड होते हैं और एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं, हाइंड गट में एब्जॉर्ब होते हैं. लेकिन लिपिड्स जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल मिडगट में ही डाइजेस्ट होंगे और वहीं एब्जॉर्ब भी कर लिए जाएंगे, हाइंड गट तक उनको नहीं पहुँचाया जाएगा. ये इंपॉर्टेंट बात है लिपिड्स की. ये लाइपेजेस 2 फैमिली से बिलोंग करते हैं. एक होते हैं न्यूट्रल लाइपेजेस, दूसरे होते हैं एसिडिक लाइपेजेस. डिपेंड करते हैं वो कौन सी कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं. अगर न्यूट्रल कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं तो न्यूट्रल टाइप के लाइपेज आ जाते हैं, एसिडिक कंडीशंस में वर्क कर रहे होते हैं तो एसिडिक टाइप के लाइपेज आ जाते हैं. तो दिस मच इज ओनली फॉर द गट फिजियोलॉजी और द डाइजेशन फिजियोलॉजी ऑफ द इंसेक्ट. इतना अगर हम पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है हमें किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट एंड अपने डाउट भी लिखें, एंड विद दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो.